सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ उपस्थित हैं 7वीं कक्षा में एक और पाठ के लिए आप सबका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छा कर रहे हैं और आज एक रोचक कक्षा के लिए उत्साहित हैं। पिछली कक्षा में हमने यूरोपीय महाद्वीप के बारे में सीखा, जो प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। हमने औद्योगिक विविधता के लिए इसकी कृषि और समुद्री मार्गों के बारे में भी सीखा। आज के सत्र में हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सीखेंगे। अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है जो भारत के पश्चिम में स्थित है। यह रेगिस्तानों, जंगलों, नदियों, झीलों और घास के मैदानों का घर है। इसके पास अनोखे जंगली जानवर और दुनिया की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खदानें हैं। अफ्रीका वह स्थान है जहां मानव पहले विकसित हुए और फिर अन्य महाद्वीपों में फैल गए। आइए अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो देखें। इस सत्र में हम सीखेंगे 1. अफ्रीका का विस्तृत पठार। 2. अफ्रीका की जलवायु। 3. अफ्रीका के लोग। 4. अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश। 5. स्वतंत्र अफ्रीका। 6. अफ्रीका के खनिज। उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं मुख्य शब्दों पर। उपनिवेश एक देश या क्षेत्र जो एक अधिक शक्तिशाली देश द्वारा राजनीतिक रूप से नियंत्रित होता है। दास एक व्यक्ति जो बिना वेतन के किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर होता है। पठार पठार भूमि का एक उठा हुआ क्षेत्र है जो शीर्ष पर समतल होता है। संकल्पना मानचित्र आइए अफ्रीका की एक संक्षिप्त व्याख्या देखें। अफ्रीका एक विस्तृत पठार है। अफ्रीका के भौतिक मानचित्र पर एक नज़र डालो। क्या आप महाद्वीप के मध्य में कोई विस्तृत मैदान देख सकते हैं? हम केवल तट के साथ एक संकीर्ण मैदान ही देख सकते हैं। महाद्वीप के शेष भाग में विभिन्न ऊंचाइयों वाले एक विशाल पठार से बना है। नाइल नदी और कांगो घाटियों पर नज़र रखें। इसके अतिरिक्त इस पठार पर कई पहाड़ियां हैं।
अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जो तंजानिया में स्थित है। नाइल नदी मिस्र से होकर गुजरती है, जो वहाँ के खेतों की सिंचाई में मदद करती है और हजारों वर्षों से वहाँ सभ्यता का समर्थन देती है। ऊंचे पठारों में लंबी और पतली घाटियाँ भी है। इन घाटियों में कई बड़ी झीलें हैं। उत्तर में बहुत कम वर्षा वाला एक क्षेत्र है जिसे सहारा रेगिस्तान कहा जाता है। नाइल मिस्र से बहती है, हजारों वर्षों से खेतों की सिंचाई करने और वहाँ की सभ्यता को समर्थन करने में मदद करती है। अफ्रीका भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित किया गया है। दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में गर्मी और सर्दी दोनों का अनुभव होता है। उष्णकटिबंध के बाहर के क्षेत्रों को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है और इनमें भी गर्मियों और सर्दियों का अनुभव होता है। हालांकि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों की जलवायु गर्म क्षेत्रों की तुलना में अलग होती है, जिनमें वर्षा कम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अफ्रीका के कई हिस्सों में, विशेष रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में भारी वर्षा आम है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित ये क्षेत्र घने वनस्पति और गर्म जलवायु के हैं, जो भारी वर्षा का परिणाम है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के मानचित्र पर एक नज़र डालें। मध्यम और कम वर्षा वाले क्षेत्र अफ्रीका में भारी वर्षा वाले क्षेत्र मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के निकट हैं। इन क्षेत्रों में केवल गर्मियों में वर्षा होती है, जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के विपरीत, जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है। सवाना क्षेत्र में लंबी घासें, बिखरे हुए पेड़ और विविध वन जीव हैं। अफ्रीका में शुष्क क्षेत्र भी हैं, जहां लंबे समय तक कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा घेरता है, जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ, छोटी घासें, रेत, बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानें और पत्थर हैं।
कलहारी रेगिस्तान दक्षिण में एक अन्य शुष्क क्षेत्र है। अफ्रीका में विविध परिस्थितियां हैं, जिनमें घने जंगल, पेड़ों और घास का मिश्रण और वनस्पति रहित क्षेत्र भी शामिल हैं। अफ्रीका के लोग, अफ्रीका की जनता। अफ्रीका में विभिन्न भाषाओं और जीवन शैलियों वाले विविध लोग लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। शिकारी, पशुपालक और किसान विभिन्न वातावरण में रहते हैं, जबकि दूरस्थ देशों के व्यापारी तटीय शहरों में आते हैं। पाँच सौ साल पहले यूरोपीय भारतीयों और अरबों को अफ्रीका के आंतरिक भाग की सीमित जानकारी थी। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर सफलतापूर्वक नौकायान करके भारत पहुंचे। यूरोपीय लोगों ने अंतर्देशीय अन्वेषण के दौरान अफ्रीकी जनजातियों से मुलाकात की और व्यापार में उन्हें अनुचित तरीके से व्यवहार किया, उन्हें दास बनाने का प्रयास किया और अफ्रीका के संसाधनों का शोषण करने के लिए उन्होंने विदेशियों से व्यापार किया। अफ्रीकी समुदायों ने अपनी भूमि पर विदेशी नियंत्रण का विरोध किया। अफ्रीका के लोग, पंद्रह सौ के दशक में यूरोपीय अमेरिका जाने लगे। अमेरिका में ढेर सारी भूमि उपलब्ध थी, लेकिन खेतों के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं थे। इसीलिए वे काम के लिए अफ्रीका से दासों को लाना शुरू कर दिए। गिनी और पूर्वी अफ्रीका के अफ्रीकियों को हथियार, लोहा, शराब और कपड़ों के बदले में यूरोपीय लोगों से व्यापार किया जाता था। अफ्रीकी दासों से बुरा व्यवहार किया जाता था, जिनमें से कई तो भीड़-भाड़ वाली जहाज़ों में सवार होने से पहले ही मर जाते थे। अमेरिका की यात्रा लंबी थी और कई दास बीमार पड़ गए और मर गए। 19वीं शताब्दी में दास का व्यापार समाप्त हुआ। 1860 में अमेरिका में दासों को स्वतंत्रता दी गई और उन्हें नागरिक के रूप में मान्यता दी गई। यूरोपीय उपनिवेश। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के चारों ओर नौकायान करके भारत की खोज की, जिससे विभिन्न यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीकी बंदरगाहों में नियंत्रण और बस्तियों की स्थापना हुई। इससे 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया।
यूरोपीय लोगों ने नाइल, नाइजर और जाम्बेजी क्षेत्रों की खोज की, जिससे अफ्रीका का उपनिवेश हो गया। वे वर्तमान में जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों से सोने, हीरे और तांबे की खानों को नियंत्रित करते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू यूरोप को निर्यात करने के लिए बागाने स्थापित किए गए थे। नाइजीरिया में बागाने, वृक्षारोपण। क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है? हाँ, चॉकलेट कोको से बनाया जाता है, जो नाइजीरिया से आता है, अफ्रीकी देश से। अफ्रीका के दक्षिण में रबर के बागान भी हैं। नाइजर नदी के पार जंगलों में तेल वाले ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। लोग नाव से नदी पार करके फल इकट्ठा करते हैं। नाइजीरिया दूसरे देशों को कोको, रबर, पाम और पाम तेल बेचकर पैसे कमाता है। ब्रिटिश लोगों ने वनस्पतियों से प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने और निर्यात करने के लिए वृक्षारोपण शुरू किया। नाइजीरियाई लोगों ने इन बड़े खेतों पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि ब्रिटिश लोगों का नियंत्रण था। इस तरह नाइजीरिया में ताड़ यानी कि पाम, कोको और रबर की खेती शुरू हुई। कोको, ताड़ के फल और रबर को संसाधित करने के लिए खेतों के पास कारखाने बनाए गए। नाइजीरिया ने 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे नाइजीरियाई लोगों को वृक्षारोपण पर नियंत्रण करने और वृक्षारोपण उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति मिली, जिससे उन्हें लाभ हुआ। स्वतंत्र अफ्रीका। पिछली शताब्दी में अफ्रीकी देशों ने यूरोपीय नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त की और अपनी सरकारें की स्थापना की, अपने संसाधनों का प्रभार संभाला और उनसे लाभ उठाया। अफ्रीका के खनिज। यूरोपीय लोगों ने अतीत में अफ्रीका श्रमिकों के साथ अफ्रीका के खनिजों का शोषण किया और महाद्वीप के संसाधनों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। डच कंपनियां नाइजीरिया के तेल उद्योग पर नियंत्रण रखती है, जिसमें सरकार की बहुत कम भागीदारी है, और यह प्रवृत्ति अन्य खनिज क्षेत्रों में भी देखी जाती है। विदेशी कंपनियां
प्रौद्योगिक और निवेश लाती है जिससे रोजगार पैदा होते हैं, लेकिन कम वेतन दिया जाता है और पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका में कम पैसा रहता है, जिससे लोगों की जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। निष्कर्ष: अफ्रीका एक गर्म और धूल भरा महाद्वीप है जिसमें घुमावदार घास के मैदान, जानवरों के विशाल झुंड और लंबे पतले लोग हैं जो भूख से तड़प रहे हैं।